और जब स्त्री कहती नो, इट मीन्स यस। अगर स्त्री को नो ही कहना है तो वो नो भी नहीं कहेगी, क्योंकि उतना कहना भी बहुत ज्यादा कहना है। न जन्म हुआ न मृत्यु हुई, वो धरती पर कुछ समय के लिए आए और चले गए। धरती से परे जीवन हो या न हो, लेकिन क्रांतिकारी कहे जाने वाले भारत के एक संत की समाधि पर यही लिखा हुआ है। अगर थोड़ी देर के लिए हम यह मान भी लें कि यह सच है, तो यह ख्याल जहन में आ ही जाता है कि वो यात्री अपने पीछे छूट चुकी दुनिया को कैसे देखता होगा। उसे कैसा लगता होगा यह देखकर कि धरती पर उसकी चर्चा सेक्स, संपत्ति विवाद और नशीली दवाओं के लिए हो रही है। उसे यह देखकर कैसा लगता होगा कि शातिर महिला ने उसे मौत के घाट उतार दिया। जी हां, हम बात कर रहे हैं चंद्रमोहन जैन उर्फ आचार्य रजनीश की, जिन्होंने मध्य प्रदेश के छोटे से गांव से निकलकर पूरी दुनिया में सिर्फ विचारों के बल पर तहलका मचा दिया। चंद्रमोहन से आचार्य रजनीश तक का और भगवान रजनीश से ओशो तक का यह सफर वाकई जोखिम भरा था। सेक्स जैसे विषय पर दुनिया आज भी बात करने से कतराती है, लेकिन स्वयं को भगवान घोषित करने वाले रजनीश इस विषय पर 70 के दशक में खुलकर बात कर रहे थे। ऐसे में भारतीय समाज का असहज होना स्वाभाविक था। उनके अजीबोगरीब प्रवचनों से लोग आकर्षित तो हुए, लेकिन उनके विचारों को अमल में लाना व्यावहारिक दृष्टि से कठिन था। यदि उनके विचारों को जस का तस जीवन में उतारा जाए तो अराजकता के अलावा कुछ हासिल नहीं होगा। नतीजा यह हुआ कि ओशो चोरी से पढ़े और सुने जाने लगे। भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने तो ओशो के बारे में यह कहते हुए मिलने से इनकार कर दिया था कि वे अव्यावहारिक रूप से क्रांतिकारी हैं। 1980 में जब कांग्रेस फिर सत्ता में लौटी तो आचार्य रजनीश पर वैश्यावृत्ति और नशीली दवाओं को बढ़ावा देने के आरोप लगने लगे। उस समय का मीडिया भी उनके खिलाफ था, लेकिन तब तक कई विदेशी नागरिक उनके शिष्य बन चुके थे। उसी समय ओशो की सेक्रेटरी बनी गुजरात की शीला अंबालाल पटेल, जिसे आगे मां शीला के नाम से जाना गया। शीला की शिक्षा अमेरिका में हुई थी। ओशो की नजर में वो एक इंटेलिजेंट और सुलझी हुई महिला थी। लेकिन बड़े बड़े संत महात्मा जो गलतियां कर गए, वही ओशो से भी हुई। कहा जाता है कि वे शीला पर इस कदर फिदा हुए कि उसे सार्वजनिक रूप से अपनी प्रेमिका बताने लगे। शीला ने भी उन्हें खुश रखने के लिए दिन रात एक कर दिया। उसी ने ओशो को अमेरिका में आश्रम बनाने का आइडिया दिया और उसी ने ओरेगॉन में जमीन खरीदने की व्यवस्था भी की। फिर क्या था, खुद पर लग रहे वैश्यावृत्ति और नशे के आरोपों के बीच ओशो 1981 में भारत छोड़कर अमेरिका चले गए। अमेरिका के रजनीशपुरम में एक वृहद आश्रम आकार लेने लगा और ओशो के शिष्यों की तादाद दिनों दिन बढ़ने लगी। लेकिन ओशो जैसे जागरूक संत को भी शीला के इरादों की भनक नहीं थी। असल में शीला ओशो के साम्राज्य पर अपना पूरा नियंत्रण स्थापित करना चाहती थी। इसके लिए उससे जो भी बन पड़ा उसने किया। यहां तक कि उसने कई बार ओशो को जान से मारने का प्रयास भी किया, लेकिन सफल नहीं हुई। जो भी सन्यासी उसे रास्ते का कांटा दिखता, उसे वह खाने में जहर देकर मारने का प्रयास करती। ओशो को अपने पीछे चल रहे इस खेल की कोई खबर नहीं थी। उधर अमेरिका में अपने प्रवचनों के दौरान ओशो ने जीसस क्राइस्ट
और क्रिश्चियनिटी पर तीखे हमले शुरू कर दिए। ऐसा करके वे ईसाई कट्टरपंथियों की नजर में तो आए ही, अमेरिकी सरकार की नजर भी उन पर जम गई। ओशो जिस तरह की बातें कर रहे थे, उससे अमेरिका की रोनाल्ड रीगन सरकार को समझ में आ गया कि उसके नागरिक तेजी से क्रिश्चियनिटी छोड़कर रजनीशी होते जा रहे हैं। आखिर अमेरिका कैसे यह सब बर्दाश्त करता? सरकार की खुफिया एजेंसियों ने ओशो से निपटने की एक बड़ी योजना बनाई। खुफिया एजेंटों को ओरेगन के आश्रम में भेजा गया और कुछ ही समय में कई एजेंट ओशो के शिष्यों के रूप में वहां रहने लगे। सरकार ने आश्रम की सबसे मजबूत कड़ी मां शीला को भी अपने प्रभाव में लिया। शीला तो जैसे तैयार ही बैठी थी। उसे समझ आ गया कि अब रजनीशपुरम के दिन पूरे हो चुके हैं और ओशो की संपत्ति हासिल करने में उसे कोई खास कठिनाई नहीं होगी। थोड़े ही समय में शीला के षड्यंत्र को आश्रम में रहने वाले सन्यासियों ने भांप लिया। उन्होंने शीला के खिलाफ शिकायतें दर्ज कराई। रीगन सरकार ने खुद को निष्पक्ष दिखाने के लिए मां शीला को भी गिरफ्तार किया और उन पर मुकदमे चलाए गए, जिसमें उन्हें 80 साल की सजा मिली, लेकिन वह 39 महीने में ही छूट गई। असल में यह सब दिखावा था। उधर ओशो भी गिरफ्तार हुए और उन्हें एक जेल से दूसरी जेल घुमाया जाता रहा। कहा जाता है कि अंत में किसी अज्ञात जगह पर उन्हें थेलियम नाम का धीमा जहर देकर कुछ दिनों बाद छोड़ दिया गया। जेल से छूटने के बाद शीला स्विट्जरलैंड में बस गई। एक मीडिया इंटरव्यू में उन्होंने कुछ ऐसे खुलासे किए जो किसी के लिए भी असहज हो सकते हैं। शीला ने बताया कि ओशो ड्रग्स के आदी थे और सोने से पहले वे 60 मिलीग्राम वैलियम का डोज लेते थे। He did use quite a lot of medicines. For instance, Bhagwan was taking 60 milligrams, not 16, 60 milligrams of Valiums a day. I also know that he was not afraid or hesitant of trying any drug that relieved him from pain or relieved him from or offered him a good sleep. आश्रम में सबको खुले सेक्स की परमिशन थी और दोपहर को खाने के बाद लोग सेक्स करने के लिए अपने कमरों में चले जाते थे। शीला के दावे कितने सही हैं, ये तो वे ही जानती होंगी, लेकिन ओशो जहां भी गए उनके साथ सेक्स और नशे को लेकर विवाद खड़े होते रहे। ओशो को डिपोर्ट कर भारत भेजा गया, जहां पूना में उन्होंने आश्रम बनाया जो आज भी सक्रिय है। कुछ दिनों बाद थेलियम ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया। ओशो का शरीर तेजी से बूढ़ा होने लगा और हड्डियां कमजोर होती गई। ओशो का अंतिम समय पेन किलर और नींद के इंजेक्शंस के सहारे कटा। जितना रहस्यमयी उनका जीवन था, उतनी ही रहस्यमयी उनकी मौत भी रही। कहा जाता है कि जहर के प्रभाव से जब ओशो के शरीर में दर्द असहनीय हो गया तो उन्होंने अपने सन्यासी डॉक्टर से इच्छा मृत्यु की मांग की। सन्यासी डॉक्टर अपने गुरु के आदेश को ठुकरा नहीं सका और 19 जनवरी 1990 को उन्हें नींद के इंजेक्शन का ओवरडोज देकर हमेशा के लिए सुला दिया। तो देखा आपने, सदी के सर्वाधिक विद्रोही और तार्किक धर्मगुरु कहलाने वाले ओशो को उनकी प्रेमिका ने कैसे धोखा देकर मौत के घाट उतरने पर मजबूर कर दिया। मरते वक्त लोग इसलिए नहीं रोते कि मौत आ गई, नहीं, मरते वक्त लोग इसलिए रोते हैं कि जिंदगी व्यर्थ गई। इसे मैं फिर दोहरा दूं, मरते वक्त लोग जिंदगी से इसलिए नहीं चिपटते कि मौत से डरते, जिसको जानते नहीं उससे डरेंगे भी कैसे। जिससे कभी मुलाकात ही नहीं हुई उससे भय क्या, और कौन जाने वह जीवन से भी बेहतर। ओशो के जीवन और उनके नव संन्यास पर आपके क्या विचार हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन दबाएं ताकि हमारे अपडेट्स आपको मिलते रहें।